देखिए, ये जो सीरीज़ होती है रीजनिंग में, इसे हम बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये, और ये क्वेश्चंस बैंकिंग एग्जाम में आपको 4 से 5 नंबर तक दिला सकते हैं। 4 से 5 नंबर कैसे? देखिए, आपको इस तरीके की एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ दे देंगे। अल्फ़ा न्यूमेरिक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अल्फ़ा मतलब होता है अल्फ़ाबेट्स। आप देख पा रहे हैं ABCDEFG जैसे शब्द हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट्स हैं। कहीं-कहीं पे नंबर्स भी होते हैं, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स, यानी 1 2 3 भी होते हैं। वो आप आगे जैसे-जैसे हम बढ़ेंगे आपको मिलेगा, और उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो होता क्या है कि एक ये ऐसी सीरीज़ आपको दे देंगे और इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने पाँचों के आंसर सही दे दिए तो आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलता है। तो इस तरह आप बैंकिंग एग्जाम में 5 नंबर को ले लेंगे, और आप अच्छे से जानते होंगे कि बैंक में एक-एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खास तौर पर एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आपने कभी सुना हो शायद कि 0.1 नंबर से भी कई बार सिलेक्शन रुक जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी वैल्यू है एक-एक नंबर की। इसीलिए मैंने कहा कि 0 लेवल से स्टार्ट करें। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हम आज के रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, और फिर उसे हम अटेम्प्ट करेंगे। तो एक बार समझने के बाद आपको मैंने पहले बता दिया कि आपको PDF टेलीग्राम से ले लेनी है और खुद से इसे लगाकर एक बार चेक कर लेना है दोबारा इस वीडियो पे आके। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। ये एक कोई सीरीज दी गई है और क्वेश्चन हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 11 टू द लेफ्ट ऑफ 16 लेटर लेफ्ट हैंड। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से 16वें अक्षर के बाएं से 11वां है। देखिए, आप पढ़ने को हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं, जो भी आपको समझ में अच्छे से आए। मैंने दोनों में इसीलिए लिख दिया है, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में समझाऊंगी। उसके पीछे रीजन ये है कि रीजनिंग में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें इंग्लिश में समझना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता पाऊँ, जैसे यहाँ बाएं लिखा हुआ है। अब बाएं का मतलब लेफ्ट होता है, लेकिन लेफ्ट से हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कि लेफ्ट मतलब जो जिससे हम हाथ में, अगर आप देखेंगे कि जिस हाथ से हम कम यूज़ करते हैं वो होता है लेफ्ट हैंड, और जिस हाथ का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो होता है राइट हैंड। तो इस तरीके से थोड़ा सा ईजी हो जाता है किसी चीज़ को समझने के लिए। तो हम लेफ्ट एंड राइट से ज़्यादा समझ सकते हैं, बल्कि दाएं और बाएं की अपेक्षा। वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम इंग्लिश को लेकर चलेंगे, लेकिन आप जैसा अपने हिसाब से देख लेंगे आपको कौन सी लैंग्वेज समझनी है। देखिए, तो क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 11 टू द लेफ्ट हैंड ऑफ 16 लेटर लेफ्ट हैंड। तो देखिए, यहाँ से ये वाला हिस्सा हो गया राइट और ये वाला हिस्सा हो गया लेफ्ट। तो पूछा ये गया है कि लेफ्ट एंड से 16 लेटर पे हमें जाना है, यानी ये लेफ्ट हैंड है, यहाँ से हमें 16 लेटर कहीं पे होगा हमें जाना है, और वहाँ पहुँचने के बाद फिर हमको 11th लेटर पे जाना है। तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो करना क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो देखिएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये है हमारा लेफ्ट हैंड और ये है हमारा राइट हैंड। तो इसमें देखिएगा कि पहले पूछा गया है कि 16 लेटर हमें लेफ्ट हैंड का चाहिए। तो देखिए, लेफ्ट हैंड से हमें 16 लेटर पे जाना होगा, और उसके बाद उस 16 लेटर पे पहुंच के हमें 11th में लेफ्ट आना होगा। यानी पहले यहाँ से हम 16 नंबर पर जाएंगे, और फिर यहाँ पहुंचने के बाद हमें यहाँ से, अब यहाँ पहुंच गए ना, तो हमें यहाँ से लेफ्ट चाहिए। तो यहाँ से लेफ्ट आने का मतलब हमको इधर आना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? तो अब हमें इधर जाके इधर आना है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब भी लेफ्ट हैंड से कोई लेफ्ट नंबर पूछे तो माइनस कर दीजिए, और अगर राइट हैंड से भी कोई राइट नंबर पूछा जाएगा तो उसे भी माइनस कर दिया जाएगा। ये हो गई आपकी शॉर्ट ट्रिक एग्जाम के लिए, क्योंकि हमें बैंकिंग एग्जाम में टाइमिंग का ध्यान देना होता है, और टाइमिंग हमारे पास कम होती है, तो हमें शॉर्ट ट्रिक का यूज करना होता है। बहुत ईजिली हो जाएगा। अब हमको यहाँ तक 16 नंबर पर जाके वापस आने की जरूरत नहीं, सीधे हम क्या करेंगे, 16 में से 11 को घटा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 5 आ गया आपका। तो बस अब आपको लेफ्ट हैंड से पूछा था ना, लेफ्ट हैंड से पूछा था बाएं छोर से, तो बस आप लेफ्ट हैंड से 5वां नंबर देख लीजिए। तो लेफ्ट से देखिए 1 2 3 4 5, ये यू नंबर आपका 5वां बन रहा है। तो बस आपका आंसर हो गया डी, यानी कि यू। बहुत ही इजीली, और मैंने सिंपल और बहुत आराम से पहला क्वेश्चन आपको समझाया है, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि आपने पहली बार बैंकिंग एग्जाम में रीजनिंग का कोई क्वेश्चन देखा है, या फिर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग में आप पहली बार कोई चीज देख रहे हैं। तो मैंने पहली बार वालों के लिए बहुत सिंपल बताया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है। चलिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई होता जाएगा, क्योंकि हमें 0 टू हीरो पहुंचना है, यानी कि बेसिक से एडवांस में जाना है। अब देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 8 टू द राइट ऑफ 3rd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो अब ये है लेफ्ट और ये है राइट, तो हमें लेफ्ट एंड से पहले 3rd पे जाना है। तो लेफ्ट एंड से हम 3rd में जाएंगे, और उसके बाद हम वहाँ से राइट में जाएंगे। तो अब क्या है कि पहले लेफ्ट एंड से हम 3rd पे जाने के बाद जब उसके राइट में जा रहे हैं तो ये एक ही तरफ आ रहा है। तो जब भी राइट प्लस लेफ्ट हो तो अब क्या करना है, अब प्लस कर देना है। इसी प्रकार अगर लेफ्ट प्लस राइट पूछा जाता तो भी आप क्या करते, प्लस कर देते। तो आपको 3rd और 8th को प्लस कर देना है। तो आप इसको प्लस करेंगे तो ये 11th हो गया, और हमें लास्ट वाले से देखना है लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड से 11th नंबर आप देख लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 में क्या आ रहा है, आपका एफ आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए, यानी कि एफ। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? एक बार मैं फिर इसको बता दूं आपको कि देखिए, लेफ्ट हैंड से हमें 3rd पे जाना है। तो ये लेफ्ट हैंड है,
ये राइट हैंड है, तो हम लेफ्ट से जब थर्ड पे जाएंगे और यहाँ थर्ड पे पहुंच गए, अब यहाँ से हमें राइट के एर्थ पे जाना है, तो हम इसका भी राइट इधर ही है और ये इधर से भी राइट इधर ही होता, तो इसके हम अब एर्थ पे आएंगे, तो हमने क्या किया कि सीधे हमको इधर से इधर ही आना है, तो क्यों ना हम 8 + 3 को ऐड कर दें, तो जो भी आएगा हम सीधे उसी पे पहुंच जाएंगे, और हमारा ये नहीं कि पहले थर्ड पे गया फिर 8 पे गया, यानी ज़्यादा समय हमारा वेस्ट नहीं होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, और मैंने आपको बताया है वो आपको करना है। ये पूरा वीडियो देखने के बाद टेलीग्राम पे जाके ये पूरे PDF लेकर के खुद से एक बार जरूर लगाइएगा। एक बार देखने के बाद एक बार आप लगा लेंगे तो जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं वो एकदम आपका क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और दोबारा आप इसमें गलती नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, हाउ मेनी वोवल्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट। कितने स्वरों के ठीक बाद एक व्यंजन है और ठीक पहले एक व्यंजन है। फॉलोड एंड प्रेसिडेड मैंने आपको बताया है क्लास फर्स्ट में, एक बार हम फिर से बता देते हैं। पहले समझिए, वोवल्स पूछे हैं, हाउ मेनी वोवल्स। अंग्रेजी में वोवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। इंग्लिश भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम आपको वोवल्स के बारे में भी बताएंगे। अभी हमारे इंग्लिश में टेंसेस चल रहे हैं, लेकिन चलिए यहाँ पे वोवल्स का क्वेश्चन आ गया तो हम बता देते हैं। वोवल्स 5 होते हैं, कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, 5 इंग्लिश में ये वोवल्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स। इसके अलावा जो भी बचे 26 लेटर्स होते हैं ना अल्फ़ाबेट्स में, ABCDEFG बचपन में पढ़ाई होगा आपने, तो 26 में से 5 तो ये वोवल्स होते हैं। वोवल्स मैंने शॉर्ट में भी लिख दिया है। बाकी जो बचे वो क्या होते हैं? वो होते हैं कॉन्सोनेंट। वो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो इसमें पूछा क्या गया है कि कितने वॉवल्स हैं जो इमीडिएटली फॉलोड हैं किसी कॉन्सोनेंट के और इमीडिएटली प्रेसिडेड हैं बाय कॉन्सोनेंट। फॉलोड मतलब आगे का नंबर, प्रेसिडेड मतलब पीछे का नंबर, यानी कितने वॉवल्स हैं जिसके आगे भी एक कॉन्सोनेंट है और इसके पीछे भी एक कॉन्सोनेंट है। समझ गए आप? तो आप वॉवल जान गए और आप कॉन्सोनेंट जान गए और प्रेसिडेड एंड फॉलोड जान गए, तो बस अब क्या, आप तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैंने आपको क्या वॉवल्स बताए थे? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 बताए थे, ध्यान रखना है आपको। तो देखिए एक यहाँ पे आई है, आई से ठीक पहले भी एक कॉन्सोनेंट एन है और ठीक बाद में भी है। कॉन्सोनेंट मतलब जो इनके अलावा अल्फ़ाबेट्स है। इसके बाद और देख लेते हैं, ये देखिए ई है, ई वॉवल से इसके भी पहले है और बाद में है। ये ओ है, इसके भी पहले है और बाद में है। और ये ए है, इसके भी पहले है और बाद में है। तो 4 तो हमें मिल गए। और हम देख लेते हैं, हाँ, और एक देखिए ये यू है, इसके भी पहले है और ये बाद में, यानी 5 ही वॉवल्स होते हैं और पांचों के पांचों दे दिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी वॉवल्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट। कितने वॉवल्स हैं जो सीधे एक कॉन्सोनेंट से फॉलोड है और कॉन्सोनेंट से प्रेसिडेड है? तो 5 दिए हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5। समझ में आ रहा है या नहीं? अगर आपको समझ में आ रहा है, ये जो क्वेश्चन होते बहुत ईजी हैं, बट एक बार समझ में आ जाए तो, अगर नहीं समझ में आते तो हार्ड लगते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि अगर कुछ भी नहीं जिसको आता हो उसको भी समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इफ वी डिलीट ऑल द वॉवल्स इन द गिवन सीरीज देन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एक्जैक्टली बिटवीन इन द न्यू अरेंजमेंट। अब इसमें क्या कहा गया है कि यदि हम दी गई श्रृंखला के सभी स्वरों को हटा दें, यानी वॉवल्स जो है वो सब हटा दें, तो ज्ञात कीजिए कि नई व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठीक बीच में आता है। तो वॉवल्स मैंने आपको बताए थे अभी, ए, ई, आई, ओ, यू, कहा है कि इनको हटा देना, तो ठीक है हम इनको हटा देते हैं। हमें पता भी क्या था कि 5 होते हैं पहले वाले क्वेश्चन में, तो बिल्कुल वैसा ये तो आसानी से हो जाएगा। आई हटा दिया, यू हटा दिया, और ई हटा दिया, ओ हटा दिया और ए हटा दिया, ये हमने हटा दिया। अब जितने अक्षर बचे हुए हैं उनका हमें बीज बताना है, तो बीज बताने के लिए हमें दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तक ये डब्लू तक आ रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 तक ये डी से टी तक आ रहा है, तो बीच में कौन सा बीच में पड़ रहा है? एक्स। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्स। बस हो गया। बस क्वेश्चन समझना है, बहुत ही ईजिली आपको सॉल्व होता चला जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि हर इसमें पैटर्न चेंज होते जाएंगे, और हम सारे पैटर्न्स आपको इसलिए ही कराएंगे ताकि कोई भी सवाल आपका आ जाए रीजनिंग में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से, तो आप कहीं पे भी फंसे नहीं और आप उसको आसानी से सॉल्व कर लें। तो क्वेश्चन पड़ेगा, पहले ऊपर एक सीरीज दी गई है जिसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हैं वर्ड्स के फॉर्म में, जैसे कि शी, पर, टेन, AST, कैप। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन विच वर्ड इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। यदि शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सा शब्द दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। देखिए ये तो हो गया हमारा राइट, ये हो गया हमारा लेफ्ट। तो अब हमें करना क्या होगा कि इसमें पूछा है कि इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार पहले हमें शब्द लगाने पड़ेंगे। तो इंग्लिश डिक्शनरी में यानी क्या होता है, पहले जो आएगा उसको लगाना है। जैसे ABCD होता है ना कि पहले A आया, फिर B आया, फिर C आया। इंग्लिश डिक्शनरी में ऐसे ही होते हैं ना, पहले A के सारे दिए होते हैं, फिर B के सारे दिए होते हैं, वर्ड्स फिर C के सारे दिए होते हैं, वैसे ही है। तो अब इसमें देखिए सबसे जो पहले आएगा वो आपको दिख रहा होगा, पहला वाला लेना। सबसे पहले कौन सा आ रहा है? A वाला आ रहा है, फिर आपका C वाला आ रहा है, फिर S आ रहा है और फिर T आ रहा है। इस तरह आ रहे हैं। तो हमें क्या बताना है कि हमें ये बताना है कि
राइट हैंड से दूसरे स्थान पर। तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें टी वाला है, ये सबसे बड़ा टी वाला है, तो ये 10 जो है ये सबसे लास्ट में आएगा राइट में, और टी के बाद कौन सा आएगा, एस वाला, तो ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो बस हमें राइट हैंड से सेकंड ही चाहिए था, तो क्या हो गया, शी हो गया हमारा आंसर। समझ पाए आप नहीं? देखिए इसमें पूछा है कि इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार हमें लगाना है, तो इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे पहले ए वाला आएगा यानी ए एच टी आ गया, उसके बाद सी वाला आएगा यानी सी ए पी आ गया, उसके बाद पी वाला आएगा यानी पी ई आर आ गया, उसके बाद एस वाला आएगा यानी एस एच ई आ गया, और लास्ट में टी वाला आएगा यानी टी ई एन आ गया। तो इस तरह हमने लगा लिया, और ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, और राइट हैंड से हमें सेकंड पूछा है, ये राइट हैंड से सेकंड पूछा है, तो बस ये राइट हैंड से सेकंड कौन सा है, शी। तो हमारा आंसर हो गया शी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वन फर्स्ट एंड सेकंड लेटर ऑफ ईच वर्ड इज इंटरचेंज, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड विल बी फॉर्म। जब प्रत्येक शब्द के पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाता है तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे। तो देखिए पहले को हमें फर्स्ट और सेकेंड लेटर को हम बदलेंगे, तो हमें ये देखना होगा। देखिए तो पहले में क्या हो जाएगा, एच एस ई हो गया, दूसरे में क्या हो गया, ई पी आर हो गया, तीसरे में हो गया ई टी एन हो गया। फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर को चेंज करना है, फिर हो गया एच ए टी, और फिर हो गया ए सी पी। फिर पूछा ये गया है कि हमने जब पहले और दूसरे को चेंज कर लिया आपस में तो कितने मीनिंगफुल बनेंगे सेंटेंसेस। तो देखिए एस एच ई तो कुछ होता नहीं, ई पी आर भी कुछ नहीं होता, ई टी एन भी नहीं होता, ए सी पी एक पोस्ट जरूर होती है बट कोई वर्ड नहीं होता। तो वर्ड कौन सा है, सिर्फ हैट, हैट मतलब टोपी, तो एक ही वर्ड बन रहा है। तो यही पूछा है कि कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे, यानी हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड विल बी फॉर्म। तो कितना बन रहा है, एक ही बन रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। समझ पा रहे हैं ना, बहुत ही ईजिली आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो बहुत ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ ईच लेटर इन ईच वर्ड इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर्स आर इंटरचेंज इन ईच वर्ड, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स विल बी फॉर्म। हिंदी में देख लेते हैं। यदि प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं वर्ण क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है और फिर प्रत्येक शब्द में पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाता है तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे। कहने का इसमें मतलब ये है, क्वेश्चन को समझना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। कहने का इसमें मतलब ये है कि इसमें जितने भी आपको लेटर दिख रहे हैं, लेटर मतलब एक एक लेटर, जैसे एस एच अलग अलग, ये जितने भी लेटर हैं इनको हमको अरेंज करना है अल्फाबेटिकल सीरीज में। जैसे ए बी सी डी में आता है ना, एक ए के बाद बी आता है, फिर सी आता है, पहले हमें ये करना होगा। उसके बाद हमें जब ये करने के बाद फिर जो फर्स्ट और सेकंड लेटर है उन्हें हम चेंज करेंगे, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, और उसके बाद हमें कितने मीनिंगफुल वर्ड्स मिलते हैं ये बताना है। तो सबसे पहले हम अल्फाबेटिकल में चेंज कर लेते हैं। तो इसमें पहले आएगा ई, फिर एच, फिर एस। इसको कहीं नीचे लिखते हैं तो आसानी होगी आपको। देखिए पहले हम यहाँ पे लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले ई आएगा, फिर एच, फिर एस, पहला ये हो गया। इसमें ई आएगा, पी आएगा, फिर आर आएगा। इसमें ई आएगा, एन आएगा, टी आएगा। इसमें ए, एच और टी, ये तो ऐसे ही रहेगा। और इसमें और लास्ट वाले में ए सी पी। तो ये मैंने अल्फ़ाबेटिकल लगा लिए हैं। अब हम पहले और दूसरे को चेंज करेंगे। तो ये हो गया एच ई एस, ये वाला। अब ये वाले में आएंगे, ये हो गया पी ई आर, ई एन टी वाले में देख लेंगे एन ई टी, ए एच टी वाले में देख लेंगे एच ए टी, और ए सी पी वाले में देख लेंगे सी ए पी। तो कितने बन रहे हैं, देखिए एक तो ये नेट आपका बन रहा है, एन ई टी नेट, ये आपका कैप बन रहा है सी ए पी कैप, और एक आपका हैट बन रहा है एच ए टी हैट। तीन बन रहे हैं, ये एच ई एस और पी आर तो कुछ होगा नहीं, तो ये तीन बन रहे हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा डी, मोर देन 3, क्योंकि 3 तो दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मोर देन 3। ये क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। मैंने दो जो हमारे वीडियोस बने हैं क्लास 1 एंड क्लास 2, दोनों में मैंने अल्फ़ाबेटिकल ही बताए हैं। थर्ड में भी हम अल्फ़ाबेटिकल ही लाएंगे ताकि आपका अल्फ़ाबेटिकल पहले पूरा क्लियर हो जाए, अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज़। इसके बाद हम फोर्थ से सिलोगिज्म लाने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उसमें बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें कन्फ्यूजन भी होता है। तो उस पर आप लगातार बने रहिए। और आज आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। ये सीरीज़ आप पढ़ेंगे और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप देंगे अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के, क्योंकि आपकी भी तो भागीदारी चाहिए। आप भी तो मेरे साथ जब पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो कुछ बात बनेगी। तो आप ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। साथ के साथ ये सारी की PDF जो है आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से ले लीजिए और वहाँ से लेके आप पूरा एक बार क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कीजिए अपनी तरफ से। और जहाँ पे आप अटक जाए, आपको नहीं समझ में आया या कहीं गलत हो रहा हो, तो वापस इस वीडियो में आके चेक कर लीजिए कि आपका कहाँ पे गलत हो रहा है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरा पैटर्न भी पढ़ाने का पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।
जब भी कोई सेंटेंस बनाना होता है तो सेंटेंस के लिए हमें किन दो चीज़ों की जरूरत होती है। देखिए, एक तो हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, सब्जेक्ट यानी कि हमें कर्ता की जरूरत पड़ती है, और नेक्स्ट थिंग हमें वर्ब की जरूरत पड़ती है यानी क्रिया, क्योंकि एक तो काम हमें करने वाला चाहिए जो कि करता है, और एक काम कर क्या रहा है यानी कि क्रिया, यानी कि हमें वर्ब की जरूरत है। जब हम सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जब भी आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि उसमें सब्जेक्ट के आधार पर पूरा एक्टिव एंड पैसिव क्लियर होता है। लेकिन जब भी हम वर्ब की पढ़ाई करते हैं, वर्ब के बारे में जब हम पढ़ते हैं, क्रिया के बारे में पढ़ते हैं, तो क्रिया के आधार पर ही हम टेंस को पढ़ते हैं। कैसे टेंस को पढ़ते हैं? टेंस मतलब क्या? काल, यानी कि वर्तमान में क्या हो रहा है, भूत में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या हो रहा है, यानी कुछ काम किया जा रहा है, क्रिया हो रही है ना। तो जब क्रिया की बात हो रही है तो मतलब हम टेंस की बात करें। बहुत ही सिंपल है आपको, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि टेंस का मतलब क्या है। तो ये है हमारी बुक का पहला पेज जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैंने बहुत ही कलरफुल बुक बनाई है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से ये बुक मैं खुद बना रही हूँ, खुद इसे लिख रही हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। देखिएगा, मैंने बहुत ही सिंपल लिखा है। देखिए, सबसे पहले हम टेंस की बात करते हैं। हमने क्लास फर्स्ट में भी टेंस को ही पढ़ा था। तो टेंस की अगर हम बात करें तो मैंने आपको क्लास फर्स्ट में बताया था, यहाँ पे बुक के माध्यम से और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि टेंस सबसे पहले एक सब्जेक्ट होता है यानी कि कर्ता। कर्ता अगर कोई काम डू या डस, यानी काम वो कर रहा है, डू मतलब करना, डस मतलब उसका जो एस और ई एस फॉर्म होता है, और वो कर क्या रहा है, काम कर रहा है, तो क्रिया हो गई यानी काम करना। जैसे टीच करना, पढ़ाना, रीड करना, पढ़ना, मेक करना, बनाना, कुछ भी समथिंग। और ऑन, और किस पर काम किया जा रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। जैसे कि आई टीच इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश टीच कर रही हूँ यानी पढ़ा रही हूँ। स्टूडेंट्स रीड द बुक, स्टूडेंट्स यानी कि आप लोग क्या कर रहे हैं, बुक को रीड कर रहे हैं। यू मेक नोट्स, आप नोट्स को बना रहे हैं। तो मैंने टेंस को बहुत ही सिंपल अपनी बुक में रखा है। इतना सिंपल टेंस मैंने रखा है कि टेंस हमने बचपन से पढ़ा होता है, बट इतनी अजीब अजीब सी लैंग्वेजेस में किताबें होती हैं या जो टीचर्स भी पढ़ाते हैं वो थोड़ा सा हार्ड पढ़ाते हैं, तो समझ में नहीं आता। मेरे साथ ये प्रॉब्लम बचपन में बहुत होती थी, लेकिन जब मैंने इस पर काम किया तो बहुत ही ईजिली मैंने इसको समझा, और इसीलिए मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिख रही हूँ बुक। तो प्लीज़ जब ये बुक आ जाए तो आप इसे ज़रूर प्रेफर कीजिएगा और बताइएगा आज के वीडियो में कि ये जो मैं पेजेस आपको बुक के अपने दिखा रही हूँ ये आपको कैसी लग रही है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे जो मैंने कि आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं, और इसमें आप वर्ब को चेंज होता देख पा रहे हैं। तो अब हम वर्ब की फॉर्म को चेंज होता हुआ भी देखेंगे। देखिए, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है क्लास फर्स्ट में कि वर्ब की कई सारी फॉर्म्स होती है, और इसी तरीके से टेंस को पढ़ना बहुत ही सिंपल हो जाता है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट फॉर्म, जो आई वी यू दे या प्लूरल के साथ होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम एस और यस का प्रयोग कर देते हैं तब हम उसको किसके संग यूज करते हैं, ही शी इट या एनी नेम या कोई भी सिंगुलर के साथ। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है पास्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम लगा देते हैं तो वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो जाती है। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है परफेक्ट फॉर्म। मैंने क्लास फर्स्ट में आपको विद एग्जांपल बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो एग्जांपल जाके कमेंट सेक्शन में बताइए। सारी फॉर्म्स की एक एग्जांपल आपको बताना है। जैसे V1 का, V1 में आप क्या होगा, जैसे मैंने गो बताया था ना, इस तरह V प्लस ई एस में क्या होगा, V2 में क्या होगा, V1 प्लस आईएनजी में क्या होगा, V3 में क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको भी खुद मेरे साथ पार्टिसिपेट करना ताकि काम बहुत ईजी हो जाए और अच्छे से सबको समझ में आए। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। मोस्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बट कई लोग गलत कर लेते हैं क्योंकि पता नहीं क्यों उनको लगता है कि टेंस 4 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हाँ, जब इन टेंस को हम डिवाइड करते हैं, इन 3 टेंस को हम डिवाइड करते हैं, तब वो आते हैं आपके किसने, एक तो देखिए सिंपल होता है, सिंपल और इंडेफिनिट एक ही होता है, मैंने क्लास फर्स्ट में बताया था, लेकिन हमने यहाँ अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है वो हम जब पूरा डिटेल में देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये मेरी प्यारी सी सिंपल सी बुक है, मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखी। आई होप कि आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है और आप जैसे ये बुक वजह से परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हाँ, आप इसी तरह इंग्लिश को बहुत ही ईजिली पढ़ना चाहते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंग्लिश को पढ़ने के लिए आपको बहुत ही सिंपल पढ़ना होगा, तभी इंग्लिश आपको समझ में आएगी। फिर चलिए हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि इसमें कोई स्टेट देखी जाती है या कोई एक्शन देखा जाता है। कौन सा स्टेट और कौन सा एक्शन, जो प्रेजेंट में हो रहा है। प्रेजेंट नाम से ही पता चल रहा है, दैट इज प्रेजेंट, यानी कि जो वर्तमान में हो रहा है। और इसमें हम वर्ब का प्रयोग करते हैं इज एम आर का प्रयोग करते हैं, और ये डिस्क्राइब करती है प्रेजेंट आइडेंटिटी, क्लास या फिर क्वालिटी। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अब हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जबकि क्लास फर्स्ट में मैंने पहले आपको सेंटेंसेस बनाना सिखाया है, उसके साथ आपको मैंने जो भी स्ट्रक्चर है वो बताया। तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव सेंटेंसेस बनते हैं तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है क्लास फर्स्ट में मैंने बताया है, आगे हम बताएंगे भी। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इंटरोगेटिव में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस किसके साथ लगाते हैं, ही शी इट नेम एंड सिंगुलर के साथ, एम लगाते हैं आई के साथ, आर लगाते हैं यू वे दे प्लूरल के साथ। तो बताइएगा कि मैंने कैसी बुक लिखी है, आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। कलरफुल एंड बहुत ही सिंपली ईजी लैंग्वेज में लिखी है। आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। जैसे ही पूरी बन जाएगी हम आपको जरूर हमारे इसी चैनल पर बता देंगे, व्हाट्सएप पर भी बता देंगे, टेलीग्राम पर भी बता देंगे। तो आप सबको ज्वाइन कर ले, सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें सिंपल प्रेजेंट में, तो जैसे आई एम अ टीचर, मैंने कहा था आई के साथ एम लगता है, अभी मैंने आपको बताया।
ये रहा आई के साथ एम, ही या शी के साथ क्या होता है, ही एंड शी सिंगुलर, तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं इज, तो शी इज़ नॉट माई सिस्टर। और जब इंटेरोगेटिव में आता है तो हम इज एम आर को पहले ले आते हैं, तो हमने आर को पहले ले आया, फिर हम सब्जेक्ट लाते हैं यानी कि यू, फिर हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में लाते हैं, जैसे आर यू इन अहमदाबाद, तो क्या तुम अहमदाबाद में हो। तो इस तरीके के सेंटेंस क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट। अब अगर हम प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात करें तो मैंने क्लास फर्स्ट में आपको बताया था कि जो सिंपल प्रेजेंट होते हैं और जो इंडिफिनिट होते हैं वो एक ही होते हैं। वो मैंने इसलिए बताया था कि देखिए होता तो ये सिंपल ही है, इसमें सब कुछ एक जैसा होता है। थोड़ा सा अंतर क्या होता है कि इंडिफिनिट जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर हम डू डस का भी प्रयोग करने लगते हैं, जबकि जो सिंपल होता है वहाँ मोस्टली डू एंड डस का प्रयोग नहीं होता। मैंने क्लास फर्स्ट में बिल्कुल आपको डिफाइन किया था इस चीज़ को। तो ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर हम इस चीज़ को बता रहे हैं आपको। देखिए अगर कोई नेम है, जैसे कि कोई प्रेजेंट एक्शन को डिनोट करता है, जिसमें रेगुलर हो या इरेगुलर हो, कोई हैबिट हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कुछ भी हो, हैपेंस यानी कुछ हो रहा हो, नॉट हैपेंस यानी कुछ भी नहीं हो रहा हो, तब हम प्रेजेंट लाइफ में अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे हम एग्जांपल में आएंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में सबसे पहले आप रेगुलर रूटीन में क्या करते हैं, जैसे रेगुलर कोई काम, रेगुलर रूटीन मतलब कोई काम जो रेगुलर हो रहा है। रेगुलर क्या, जैसे स्टूडेंट गो टू स्कूल डेली, तो हमने यहाँ कुछ नहीं किया, स्टूडेंट्स एस लगाया। इसी प्रकार इरेगुलर रूटीन, जैसे लैंडस्लाइड कम्स इन हिली रीजन, जैसे लैंडस्लाइड जो पहाड़ गिरते हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे होता है, हिली रीजन यानी जहाँ पे पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर होता है। तो हमने यहाँ पर कम्स लिखा, क्यों, क्योंकि लैंडस्लाइड सिंगुलर में हमने इसको बताया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। वैसे ये लैंडस्लाइड था, ये मैंने थोड़ा सा एस को यहाँ पे गलत कर दिया, एंड स्लाइड कर लीजिएगा, एस हटा देंगे आप। इसके बाद हैबिट की अगर हम बात करें, जैसे कोई हैबिट है, जैसे कि ही वॉचेस टेलीविजन, यानी वो टेलीविजन को वॉच करता है, ये इसकी हैबिट है, डेली करता है। तो हमने क्या किया, ही सिंगुलर है तो हमने एस या ईएस यानी वॉचेस को लगा दिया। इसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूरज जो है हमेशा ही पूर्व में उगता है। तो हमने क्या किया, सिंगुलर सेंटेंस सन है और सिंगुलर सब्जेक्ट सन है, तो हमने सिंगुलर के साथ एस या ईएस का प्रयोग करके वर्ब को लगाया है। और फिर प्रेजेंट का कोई एक्शन है, प्रेजेंट का कोई एक्शन जैसे आई थिंक अबाउट, यानी अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि मैं आपके बारे में ही सोच रही हूँ, मैं आपके बारे में सोच रही हूँ, यानी आई थिंक अबाउट यू, तो प्रेजेंट का कोई एक्शन हो रहा है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें आया क्या है, एस या तो ईएस आया है, डू डस आएगा, और डू डस कहाँ पे आता है वो हम आप समझने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये तो मैंने आपको सिर्फ सेंटेंसेस बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए पहला स्ट्रक्चर देखिएगा, अगर सब्जेक्ट में आई वी यू दे या प्यूरल आएगा, आई वी यू दे या प्यूरल आएगा, तब हम पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लाएंगे, जो मैंने अभी ऊपर आपको सारे के सारे उदाहरण दिखाए। अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के साथ डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू नॉट को हम शॉर्ट में डोंट भी लिख सकते हैं। इंटेरोगेटिव में हम 3 तरीके से सेंटेंस को लिखेंगे, जैसे हम पहले डू को स्टार्टिंग में ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, या फिर डू को पहले ले आएंगे फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा, फिर V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर हम डू नॉट को साथ में लिख दें यानी डोंट लिख दें, तो पहले डोंट आ गया तो फिर सब्जेक्ट, अब नॉट तो पहले ले लिया तो अब नहीं लगाएंगे, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह इस सेंटेंस को बनाएंगे जो अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया सारे, जैसे हमने अभी लिया था आई प्ले क्रिकेट, तो ये मैंने एक सेंटेंस लिखा पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसी को आप निगेटिव बनाएंगे तो क्या बना देंगे, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अगर इसको इंटेरोगेटिव बना देंगे तो डू आई प्ले क्रिकेट, या इंटेरोगेटिव निगेटिव बना देंगे तो डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, या हम डोंट को मिक्स करके लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, डोंट आई प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान क्या रखना है कि बुक में मैंने सारा कुछ एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, तो आपको बुक में मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड स्ट्रक्चर देखिएगा कि सेकेंड स्ट्रक्चर में हमने क्या किया है, जब सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर हो, ही शी इट नेम या सिंगुलर हो, तब क्या हो जाता है कि बस सेम ही है, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लग जाएगा। इतना ध्यान रखना है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एंड एस एंड ईएस। निगेटिव में सब्जेक्ट डू की जगह पर डस आ गया, नॉट, या फिर इसको हम कॉन्ट्रैक्ट में डजंट लिखते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डस सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट, या डजंट सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। तो इस तरह सेंटेंसेस को करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको क्लास फर्स्ट में भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस बात को ध्यान रखना है। अभी आपको नोट बताया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर कोई वर्ब जो है वो एस, डबल एस, CH, SH, X, Z या O से एंड हो रही है, तब हम उसके लास्ट में एस और ES का प्रयोग करते हैं, खासतौर पर ES का प्रयोग करते हैं। और मैंने बहुत ही बेहतरीन आपको एग्जाम्पल्स भी दिए थे क्लास फर्स्ट में, आई होप कि आपने देखी होगी। अब देखिए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, फटाक से इसको देख लेते हैं। देखिए ये मैंने एक एग्जांपल लिया है प्रीवियस ईयर में, जो बैंक या SSC या अदर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारी बुक में आपको सारे जो एग्जांपल्स हम देने की कोशिश करेंगे, सारे मतलब ये मत समझिएगा कि 25-30 एग्जांपल्स होंगे, सारे मतलब 5 से 10 एग्जांपल्स ही होंगे, लेकिन हर बुक के होंगे। जैसे कुछ बैंकिंग के हो सकते हैं, कुछ आपको SSC के मिल सकते हैं, यानी ओवरऑल प्रैक्टिस होगी। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, दिस होल प्लॉट कम अंडर द अंकल ज्यूरिसडिक्शन, यानी जो होल ये जो पूरा का पूरा प्लाट है ये अंकल के ज्यूरिसडिक्शन में
बन रहा है। तो इसमें क्या एरर है, एरर बतानी है। कम अंडर के अंदर एरर है, अंकल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर एरर है, दिस होल प्लाट के अंदर एरर है या नो एरर है। तो ध्यान दीजिएगा, दिस होल प्लाट ये सिंगुलर आपको दिख रहा है, एक ही प्लाट की बात हो रही है ना, ज़्यादा 2 3 4 5 प्लाट की तो बात हो नहीं रही। जब एक ही प्लाट की बात हो रही है तो हमने भी क्या बोला था कि ही शी इट या नेम के या ही शी इट नेम या सिंगुलर के साथ एस लगाते या ईएस लगाते। तो यहाँ पर कम कैसे हो गया, ये कम्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दिस होल प्लाट कम्स अंडर द अंकल ज्यूरिसडिक्शन। तो आंसर क्या है, एरर किसमें है, कम अंडर में, ऑप्शन ए में। तो ये मैंने आंसर भी दिया है, रिप्लेस कम अंडर टू कम्स अंडर बिकॉज दिस होल प्लाट सब्जेक्ट इज सिंगुलर। तो मैंने एक एक बात बुक में लिखी हुई है और खुद मैंने अपने हाथों से इस बुक को लिखा हुआ है। आई होप कि आपको ये बुक पसंद आएगी। इस बुक में स्टार्टिंग में मेरे बारे में भी कुछ इंट्रोडक्शन होगा, साथ के साथ पूरी की पूरी बुक इंग्लिश की जैसे ही हमारी तैयार होती है हम आपको बताएंगे। साथ के साथ हमारा वीडियोस तो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हो और आपको इंग्लिश हमारी पढ़ाने से समझ में आ रही हो, सरल लग रही हो, खासतौर पर ईजी लग रही हो, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है बिगनर्स बैंक और हमारी कोशिश यही होती है कि हम बिगनर्स लेवल वाले बच्चे को, बिल्कुल जीरो लेवल, जिसको इंग्लिश नहीं आती है, जिसको मैथ नहीं आती है, जिसको रीजनिंग नहीं आती है, समथिंग कोई भी प्रॉब्लम किसी भी सब्जेक्ट में है, तो उसको इतना ईजिली समझा दे कि उसको जो सब्जेक्ट को हार्ड लगने की प्रॉब्लम है वो एकदम सॉल्व हो जाए और उसको सब्जेक्ट किसी भी कीमत पे हार्ड नहीं लगे। क्योंकि सब्जेक्ट हार्ड नहीं होते, हार्ड तब लगते हैं जब वो समझ में नहीं आते। अभी तक हम क्या करते थे, हम पहले रूल को समझते थे, उसके बाद हम सेंटेंस को फॉर्म करते थे। बट अब हम इसको उल्टा करेंगे, मतलब पहले हम सेंटेंस को फॉर्म करेंगे और सेंटेंस से हम रूल को निकालेंगे। देखिएगा कितनी इजीली आपके दिमाग में चल जाएगा कि किस प्रकार टेंस बिल्कुल दिमाग में बनते चले जा रहे हैं। और बैंकिंग का खेल यही है कि हर काम दिमाग में हो जाए, पेन ना चलाना पड़े, कि वहां पर टाइमिंग बहुत कम मिलता है। तो देखिएगा मैं कुछ सेंटेंस यहाँ लिख रही हूँ और उससे आप समझ पाएंगे। देखिए जैसे मैंने लिखा, आई एम अ टीचर, और सेकेंड सेंटेंस मैंने लिखा, ही इज नॉट सिंसियर। समझिएगा, तो हमने 2 सेंटेंस बनाए। पहले सेंटेंस में हमने नॉट का प्रयोग नहीं किया है, दूसरे सेंटेंस में हमने नॉट का प्रयोग किया है। 2 सेंटेंस हमने बनाए जो कि सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल मतलब सीधी सी बात करनी है, और सिंपल प्रेजेंट में सीधी सी क्या होता है, इज, एम, आर का यूज होता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन सब का यूज होता है। ये तो सब में होता है, आप जानते ही हैं। तो अब रूल समझेंगे। तो हमने भी रूल क्या बताया था, आई, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। उसके बाद इज, एम, आर का प्रयोग होगा। तो हमने आई के साथ क्या लिया है, एम लिया है। आई के साथ एम लगता है, ये अभी हम आपको बताएंगे। फिर हमने टीचर लिया। टीचर क्या है, एक पद का नाम है, एक पोस्ट है, तो वो क्या हो गया, नाउन हो गया। कोई भी नाम होता है तो नाउन होता है। तो ये हमने पहले सेंटेंस को बनाया और सेंटेंस से ही हमारा रूल निकल गया बहुत ही इजीली। अब ये नेक्स्ट देखिएगा, ही क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है। फिर क्या करेंगे, इज, एम, आर होगा। अब हमें नॉट का प्रयोग यहां पे करना है, तो हमने यहां पे नॉट का प्रयोग किया। और अब हम या तो नाउन करेंगे, या तो एडजेक्टिव करेंगे, या एडवर्ब करेंगे, या फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए सिंसियर क्या है, सिंसियर एक क्वालिटी बताई जा रही है कि वो भाई सिंसियर नहीं है, वो उसका कोई सिस्टम ही नहीं है, वो बिल्कुल सिंसियर नहीं है। तो ये एक क्वालिटी है, विशेषता। तो क्या हो गया, ये एडजेक्टिव। तो ये बात आप समझ गए। ध्यान रखिएगा, हम जब इज एंड आर नॉट के बाद या इज एंड आर के बाद जो लास्ट में बताते हैं, जैसे ये नाउन है या फिर ये एडजेक्टिव है आपका, तो ये जब भी हम बताते हैं तो ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। आई एम अ टीचर, टीचर कौन है, आई यानी कि मैं, और सिंसियर कौन नहीं है, ही यानी कि वो। तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है ये नाउन और ये एडजेक्टिव, इसीलिए इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, तो इन्हें हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, यानी किसी को पूर्ण करता है। जब टीचर बताया तभी आई पूर्ण हुआ, जब सिंसियर बताया तभी ही पूर्ण हुआ। अब ही इज नॉट कर देंगे तो क्या कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा ना, पूरा नहीं हो रहा। इसीलिए जो लास्ट वाला है इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो यहां तक आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे के सेंटेंस में हम बढ़ते हैं। अब जैसे हमने मान लीजिए तीसरा एक सेंटेंस लिया, 2 सेंटेंस हमने नॉट वाला और बिना नॉट का समझ लिया। अब हम मान लीजिए एक सेंटेंस लेते हैं इंटैरोगेटिव। भाई हमने एक तो सीधा समझ लिया, फिर हमने नॉट का समझ लिया, अब हम इंटैरोगेटिव में भी आएंगे। भाई 3 प्रकार के होते हैं ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटैरोगेटिव। तो अफर्मेटिव हमने आई एम अ टीचर समझ लिया, नेगेटिव हमने ही इज नॉट सिंसियर समझ लिया। अब हमें इंटैरोगेटिव समझना है। तो इंटैरोगेटिव में हम लिख सकते हैं डू यू नो, और या हम लिख सकते हैं डजंट ही गो। 2 सेंटेंसेस लिखे। अब ये 2 सेंटेंसेस से अगर मैं कहूं कि क्या आप रूल बता सकते हैं, तो बिल्कुल आप बता लेंगे। कैसे, आपने क्या किया, चूंकि ये एक इंटैरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द है, सॉरी प्रश्नवाचक वाक्य है, तो डू पहले आ गया, तो हमने डू को पहले ले लिया। इसके बाद यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, और उसके बाद हमारा फिर आएगा आपका वर्ब,
और इसके बाद आप जानते हैं कि नाउन, एडजेक्टिव या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ सकता है या ऑब्जेक्ट आ सकता है। और इसमें डस, नॉट, नॉट हमने पहले ले लिया है, तो अब हमारा सब्जेक्ट बचा, तो सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब। तो अब आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार हम पहले सेंटेंस बना रहे हैं और सेंटेंस के अकॉर्डिंग रूल हमारा एकदम करेक्ट निकल के आ रहा है। और एक बार अगर आपने गौर की हो तो आपने ध्यान दिया होगा, जैसे मैंने लिखा आई एम अ टीचर, तो ये तो सीधा सा सेंटेंस हो गया। इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या उसको नाउन बोल सकते हैं। तो आप आराम से बता सकते हैं कि कौन क्या है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन जब हम लिखते हैं कि ही इज नॉट ऑनेस्ट, तो अब हमने क्या किया है, हमने अभी भी वही किया है। हमने सब्जेक्ट लिखा है, हमने वर्ब लिखा है और हमने सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट किया है, लेकिन हमने निगेटिव सेंटेंस को दे दिया है, यानी हमने नॉट का प्रयोग कर लिया है। और अब अगर हम फ्यूचर इसको बनाना चाहें तो क्या लिखेंगे, डज ही अनवेल। अब हमने क्या किया है, अब हमने इंटरोगेटिव बनाने के लिए डू या डस पहले लगा दिया, उसके बाद अब भी हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब, और या तो अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट होता, कॉम्प्लीमेंट होता, तो हम उसको भी लगा देते। तो इस तरह हमारा जो सिंपल प्रेजेंट है वो हमारा बनेगा। आई होप कि यहां तक जो भी मैंने अभी आपको बताया वो आप समझ गए हैं। तो अभी तक मैंने जो आपको वर्ब की फॉर्म बताई थी कि V1, V1S या ES, V2, V3 या VING, इसको आप समझ गए कि आप किस प्रकार इसका प्रयोग करेंगे। तो अब हमें ध्यान क्या देना है कि जैसे कुछ सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ और आपको उसमें बताना है कि मैंने इस सेंटेंस में कहां पे क्या चीज का प्रयोग किया है। मान लीजिए मैंने लिखा आई प्ले, इसके बाद मैंने लिखा शी लाइक्स मी। अब मैं लिख रही हूं he does not look good। पूछ रही हूं कि बताइए कि यहां पे क्या आपको दिख रहा है। तो आप देख पा रहे हैं आई यानी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ प्ले यानी कि वर्ब आ रही, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि टेंस में जो मेन यूज होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होता है। सीधा सा आपने समझ लिया। यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की एस और ईएस वाली फॉर्म है, लाइक्स है, और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं कि हाँ ये सब्जेक्ट है, डज हमारी वर्ब है, नॉट हमारा नॉट यहां पे लग गया यानी नहीं वाला सेंटेंस है ये, निगेटिव। इसके बाद लुक हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आप यहां कहेंगे कि ये दो वर्ब कैसे आ रही हैं। तो देखिए, जब भी हम डू डस का प्रयोग करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है, ध्यान आपको ये बात रखनी है। और मेन वर्ब होती है जो काम कर रही है। यहाँ पे ही डज नॉट लुक गुड यानी कि वो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो अच्छा नहीं दिख रहा है ना, तो दिखना ही तो मेन वर्ब हो गई ना। मेन मतलब जो मेन काम है, क्या अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मेन क्या है, दिखना, तो दिखना हो गया आपका मेन वर्ब। और क्योंकि ये डज नॉट के साथ आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे नॉट वाला सेंटेंस बना रहे हैं कि ये अच्छा नहीं दिख रहा है, अगर हम ही इज नॉट लुक गुड कर देते तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। तो हमने क्या किया, ही डज नॉट लुक गुड किया। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये डू और डज का प्रयोग करते हैं हम, ये क्या होती है, ये होती है हेल्पिंग वर्ब। अब ध्यान क्या देना है कि इज एम आर तो आपने समझ लिया कहां पे किसके साथ लगना है, डू और डज कहां पे किसके साथ लगना है ये भी आपको समझना होगा। यू, आई, वी, दे और प्लूरल, इन सब के साथ जब भी आप डू डस लगाएंगे तो डू का प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा बचा जो ही, शी, इट या फिर सिंगुलर, इसके साथ आप जब भी प्रयोग करेंगे तो डस का प्रयोग करेंगे। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है, समझ के चलना है। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो रटना नहीं कुछ पड़ेगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और हाँ, ये पूरा वीडियो देखने के बाद एक काम करिएगा कि गूगल पे जाकर सर्च कीजिएगा कि सिंपल प्रेजेंट के क्वेश्चन, बिगनर्स लेवल के लिए निकालिएगा, एकदम बड़े लेवल पे मत जाएगा यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो। सिंपल प्रेजेंट के एग्जांपल क्वेश्चंस निकालिएगा और फिर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपका गलत बन रहा है कि सही बन रहा है। अभी रूल आपको बताया था कि जब भी इस तरह के आएंगे तो हम क्या करेंगे, टैक्स को टैक्सेस कर देंगे। उसी प्रकार ही टेलीविजन, वॉच करता है टेलीविजन को, लेकिन CH से एंडिंग हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ही वॉचेस टेलीविजन।
इसी के साथ ही टीथ डेली, यानी वो ब्रश करता है टीथ डेली, लेकिन CH एच से एंडिंग हो रहा है तो क्या हो जाएगा? पढ़ने में यही आता है कि ही ब्रश टीथ डेली, मतलब सही लगता है कि सही है अगर आपको नहीं नॉलेज है, बट अभी मैंने आपको रूल बता दिया तो अभी आप जानते हैं कि नहीं ये SH वाला है, तो हम क्या करेंगे? ब्रशेस। शी टू स्कूल गो, तो गो शी गो टू स्कूल लग रहा है एकदम सही, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था ओ भी आएगा तो क्या होगा? सी गोज टू स्कूल। तो इस तरह आपको ये प्रैक्टिस करनी है सेंटेंसेस की। आई होप कि इंग्लिश मैंने जितनी आपको पढ़ाई है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हमने यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल को कवर करने की कोशिश की है, सिंपल प्रेजेंट को कवर करने की कोशिश की, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। नेक्स्ट में हम पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट को कवर करेंगे। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज आपको वीडियो को लाइक करना, प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो आज की मैथ की क्लास में हम वर्क एंड टाइम को डिस्कस करने वाले हैं। टाइम एंड वर्क बोल लीजिए या वर्क एंड टाइम बोल लीजिए। इस मैथ की सीरीज में हम 0 टू एडवांस लेवल जाने की कोशिश करेंगे। बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। 0 लेवल से हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो हम धीमे धीमे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पेशेंस आपको बना के रखना है। अगर आपको मैथ आती है तो आप ये सीरीज ना भी देखें कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मैथ में बहुत ही ज़्यादा 0 लेवल पे हैं, यानी मैथ आपको नहीं आती है, नहीं समझ में आती है, तो इस सीरीज को आप जरूर देखें। मैं ऐसा आपको रिकमेंड करूँगी। तो चलिए आज के जो चैप्टर है वर्क एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब आपके स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। साथ के साथ पढ़िएगा मेरे। राम 8 दिनों में एक काम कर सकता है, तो मतलब एक व्यक्ति है कोई राम, वो 8 दिनों में एक काम कर सकता है, और श्याम जो है वो 12 दिनों में उसी काम को कर सकता है। और श्याम जो है वो वही काम है लेकिन उसे 12 दिनों में करेगा, यानी ज़्यादा टाइमिंग लेगा। जाहिर सी बात है वो कम काम कर रहा होगा इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा उसको। तो पूछा ये गया है कि वे एक साथ काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी अब जब वो दोनों मिल जाएंगे तब वो कितना कर सकते हैं। तो अब अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो देखिए, अगर राम किसी काम को 8 दिन में कर रहा है यानी वो तो ठीक तरीके से कर रहा है, और श्याम उसी काम को 12 दिनों में कर रहा है यानी वो बहुत धीमे धीमे स्लो कर रहा है, इसीलिए उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है। लेकिन जब दोनों एक साथ हो जाएंगे तब तो और भी ज़्यादा कम समय लगेगा, क्योंकि 2 लोग एक ही काम को करें तो काम जल्दी हो जाएगा, यानी समय कम लगेगा। इतना सा तो आपको समझ में आ गया कि जो आंसर आना चाहिए वो इनसे दोनों से कम आएगा। ठीक है, पहले तो आप ये बात समझ गए। आप देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। इसे पहले आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। राम कैन डू अ वर्क इन 8 days एंड श्याम कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर। इस तरीके का क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होते हैं, खास तौर पर बैंकिंग, SSC और रेलवे डिफेंस स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी हम पढ़ लेते हैं। रेणु, सिया और राधिका एक काम को 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब देखिए 3 लड़कियां हैं और तीनों इतने इतने दिनों में किसी एक काम को पूरा कर पा रही है। मान लीजिए कि रेणु 10 दिन में कर रही है, सिया 12 दिन में कर रही है और राधिका जो है वो 15 दिन में कर रही है। अब ये पूछा गया कि अगर वे एक साथ ये काम करें, मतलब तीनों मिल जाएं और काम को पूरा करें, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। करीब करीब ऊपर ही जैसा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस इन्होंने दिया हुआ है। इसे इंग्लिश में भी आप पढ़ लीजिए। रेणु, सिया एंड राधिका कैन डू अ वर्क इन 10, 12, 15 days इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज द वर्क डन। तो चलिए अब हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। और ध्यान रखिएगा ये पूरा जब सॉल्विंग करने के बाद हम आपको यही क्वेश्चंस की PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम पे दे देंगे, और इसको आपको खुद से लगाना है। मैंने वहाँ पे आंसर नहीं देना है, आप खुद उसको लगाएंगे। अगर आप बाद में आंसर को चेक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को फिर से देखिए और आंसर को चेक कीजिए। और अगर आपके आंसर तब भी गलत हो रहे हैं तो यहाँ पे आप वीडियो के संग ये भी देख लेंगे कि कहाँ पे आपने गलती की है। तो अगर आप पहले मेरे साथ क्वेश्चंस पढ़ेंगे और फिर उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व खुद से करेंगे और फिर उसे मिलाएंगे, तो जो 0 लेवल वाले मैथ वाले हैं, यानी जिनको कुछ मैथ में नहीं आता, उनकी जो मैथ है वो बेहतरीन होती चली जाएगी। आई होप कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि मुझे भी पहले स्टार्टिंग में मैथ बहुत कम आती थी, बट मैंने जब ये ट्रिक अपनाई तो मेरी मैथ बहुत बेहतरीन हो गई। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा शॉर्ट दिखेगा इसलिए मैंने वहां पे आपको बड़ा दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं सॉल्विंग की भी जगह चाहिए। तो अब देखिएगा, राम किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, तो हमें राम का समय दिया है, यानी कि हमें टाइम दिया है कि वो कोई एक काम है जिसे वो 8 दिनों में कर सकता है। तो हमने पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, फिर श्याम जो है वो 12 दिनों में कर पा रहा है, तो हम इसको भी लिख लेंगे कि जो श्याम है वो उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, और दोनों को एक साथ पूछा है, तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 24। अब आप ये सोचेंगे कि ये 24 कैसे आया, एलसीएम कैसे लेने होते हैं, ये एक पहले पूरी एक सीरीज आपको मिलेगी एलसीएम की, लेकिन चूंकि आप यहाँ पे पूरा 0 लेवल से समझ रहे हैं तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। देखिए, जब भी आप किसी 2 नंबर का एलसीएम निकालेंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 8 और 12 का एलसीएम ले रहे हैं, तो हमें देखना क्या है कि 8 के पहाड़े में कौन सा वो नंबर है जो आता है, जो कि 12 में भी आता है। तो अगर आप 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 दूनी 12, 8 त्रिक 24 आ रहा है यहाँ पे, और 12 में भी आप जाएंगे तो 12 दूनी 24 आएगा, तो 24 कॉमन नंबर दोनों में आ रहा है। तो इसी तरह से आप एलसीएम को
निकालेंगे। आई होप कि ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है। बाकी जब हम कंप्लीट एलसीएम सीखेंगे, जब हम एलसीएम का चैप्टर लेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि अगर टोटल ये वर्क हो गया, ये 24 जो आपने निकाला है, एलसीएम जो मतलब आपने लिया है, ये टोटल वर्क है, यानी पूरा कार्य है। तो अगर राम अगर किसी काम को 8 दिन में 24 काम कर पा रहा है, तो एक काम कितना कर पाएगा, तो इसका आप देख लेंगे। तो 8 तारीख 24 यानी 3 काम जो होगा वो एक दिन में हो पाएगा राम का, ठीक है। और 12 दूनी 24, श्याम कितना कर पाएगा, 2 काम। ये एक दिन का काम है, ध्यान रखिएगा। ये जो काम है ये 1 डे का काम आपने निकाल लिया। भाई ये तो था कि 8 दिन में कर रहा, 12 दिन में कर रहा, टोटल काम 24 कर रहा है, तो हमें एक दिन का पता करना पड़ेगा। तो 8 तारीख 24, तो 3 काम हो गया जो राम कर रहा है, और श्याम जो कर रहा है वो 2 काम कर रहा है एक दिन में। तो टोटल अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 काम। तो 5 काम दोनों के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमें दोनों काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है ये निकालना है। तो टोटल काम कितना है, 24, और एक दिन में दोनों कितना करते हैं, 5। तो बस आप इसको इससे भाग दे देंगे, काट देंगे, तो आपका आ जाएगा 5 चौको 20, 4 बचे, और ये नीचे 5, तो क्या जाएगा, 4 सही 4/5। ये हो गया आपका आंसर। या इसको आप और भी सॉल्व करके लिख सकते हैं, वो तो जैसा भी आपके उत्तर में जो भी ऑप्शंस होंगे उस हिसाब से आप लगा दीजिएगा। तो अगर ये पहला क्वेश्चन मैंने बहुत ही सिंपली एंड इजी वे में आपको समझाया है, अगर आपको पूरा समझ में आया है तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि हाँ मुझे पूरा समझ में आया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो हमने अभी पढ़ा था, रेणु, सिया और राधिका एक काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही हमने लिखा कि रेणु जो है वो किसी काम को 10 दिनों में कर पा रही है, सिया जो है वो किसी काम को 12 दिनों में कर पा रही है, और राधिका जो है वो उसी काम को 15 दिनों में कर पा रही है। तो ये तो टाइम हो गया, और हमें टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क के लिए हम तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम मैंने आपको एलसीएम लेना भी सिखाया, तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। तो 60 यहाँ पर एलसीएम हो गया। अब हम एक एक का 1 डे का काम निकाल लेंगे। 1 डे का वर्क आप निकालोगे तो 1 डे का वर्क कितना आएगा, 10 तिया 60, 3 काम रेणु का, 12 पंचे 60, 5 काम सिया का, और 15 चौको 60, 4 काम राधिका का। तो बस अब हम तीनों को ऐड कर देंगे, हम टोटल है इन तीनों का, और हमें किस में से चाहिए, टोटल वर्क में। तो टोटल वर्क में बस इसको भाग दे देंगे, 12 पंचे 60। तो ये 5 दिनों के अंदर ये तीनों मिल करके काम को पूरा कर लेंगे, और ये 5 दिन हो गया आपका आंसर। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करा रही, क्योंकि सॉल्व तो आप स्वयं ही कर लेंगे, मैं आपको समझा रही हूँ। मेरा फोकस है कि जिन्हें मैथ बिल्कुल ही नहीं आती, एकदम जीरो लेवल पे मैथ है, यानी समझ में नहीं आता कि सॉल्व करना कैसे है, क्वेश्चन में करें क्या, हम उन्हीं के लिए मैथ को पढ़ा रहे हैं। अदरवाइज सॉल्व कराने के लिए तो आपको बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पर ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको मेरा तरीका पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो आप ये पूरा देखने के बाद ज़रूर हमारे टेलीग्राम पे जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये पूरा जो मैंने क्वेश्चंस की पीडीएफ दी है ये आपको लेनी है और खुद से इसे सॉल्व करना है। जहां गलत हो दोबारा आके वीडियो में चेक करना है। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर आएंगे। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पहले पढ़िएगा फिर इसे सॉल्व करेंगे। ए और बी एक काम को 20 दिनों में कर सकते, तो हम साथ के साथ लिखते जा रहे हैं कि ए और बी जो है वो किसी काम को 20 दिनों में कर सकते। बी और सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो बी और सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और ए इसे 15 दिनों में कर सकते हैं। जबकि सी और ए इसे 15 दिनों में कर सकते हैं। तो यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। A and B can do a work in 20 days. B and C can do the same work in 12 days, while C and A can do in 15 days. If they work together, in how many days work will be completed? तो आपको करना क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था, क्या आपको टोटल वर्क निकालना होगा। तो टोटल वर्क आप निकालोगे तो इसका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम कितना आएगा, तीनों में 60 आ रहा है, 15 चौको 60, 12 पंचे 60 और 20 तिया 60। सीधा से मैंने आपको बताया था। अब हम तीनों का 1 डे वर्क निकाल लेंगे। तो 1 डे कितना आ जाएगा, 20 तिया 60, 3, 12 पंचे 60, 5
और 15 चौको 60 4। देख रहे हैं कि एक बार आपको मालूम पड़ गया तो बहुत ही जल्दी होता है। लेकिन अब हमें करना है कि हमें एक साथ निकालना है तीनों का। लेकिन यहाँ पर तो ये ए और बी का काम 3 दिया है, यहाँ पे तो बी और सी का काम 5 दिया है, यहाँ पे तो सी और ए का काम 5 दिया है, यानी दो दो लोगों का मिक्स करके काम दिया है। तो हमें करना क्या होगा, हम पहले तीनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर कितना आता है, 12 आता है। लेकिन ये डबल वर्क है, तो डबल को सिंगल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे काट देंगे। तो सिंगल सिंगल काम कितना आ गया, 6। तो 6 काम सिंगल सिंगल आ रहा है। सिंगल मतलब ए का 6 काम है, बी का 6 काम है एंड सी का भी 6 काम है। तो टोटल हमें तीनों का मिल गया और टोटल वर्क कितना था, 60। तो बस 60 में आप 6 से भाग दे देंगे और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 10 डेज। यानी तीनों लोग अगर मिलकर कार्य करते हैं तो 10 दिनों में जो काम है वो पूरा हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हार्ड लगा हो, समझ में ना आए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और देखने में बहुत बड़े से लगते हैं। मैंने तो फिर भी छोटा सा लिखा हुआ ऊपर, बट अगर एग्जाम में देखोगे तो बहुत बड़ा सा लगेगा। बस देख के डर लगने लगता है कि ये नहीं होने वाला, लेकिन ये बहुत ही ईजी होता है अगर आपको पूरा मैथड पता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का हमें देखना होगा। राजू और रेणु एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेते हैं, राजू प्लस रेणु जो है वो किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। रेणु और साजू उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो रेणु और साजू उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि साजू और राजू इसे 20 दिनों में कर सकते हैं। जबकि साजू और राजू उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो पूछा है कि साजू पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, यानी जो साजू है ये वाला व्यक्ति, ये पूरा काम कितना। अब इसमें तीनों मिलके नहीं पूछा है, बस एक व्यक्ति को पूछा गया है। तो हर क्वेश्चन के साथ हम पैटर्न को भी बदलते जाएंगे और इसी तरह आपको सीरीज में क्वेश्चन चेंज करते करते हर एक पैटर्न हम बताते जाएंगे। तो पहले आपको इस तरीके से इसको लिख लेना है। मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी और दिखने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं जल्दी से लिखती हूँ, ऊपर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि तीनों का हमें अलग अलग टाइमिंग मालूम है, तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क, तो टोटल वर्क आपको मैंने अभी कितनी बारी बताया है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 60। कैसे आया, मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम कैसे लेना मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया था। अब क्या करना है कि हमें एक एक का 1 डे का काम निकालना होगा। तो इन दोनों का कितना होगा, 6 6 होगा। रेणु और साजू का कितना होगा, 15 चौके 60 4 होगा। और साजू राजू का कितना होगा, 20 3 60 3 होगा। अब हम तीनों को ऐड करेंगे। तीनों को ऐड करने से कितना आएगा, 13। लेकिन अब हम डायरेक्ट टोटल वर्क में इसको नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों का नहीं पूछा गया है। हमसे केवल साजू कितने दिन में काम करता है ये पूछा गया है। तो अब हमें इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो अब हमें सिर्फ साजू का निकालना है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो ये सबका 2 दिया, हमें सिंगल करना होगा। तो सिंगल के लिए मैंने आपको बताया था 2 से इसे हम काटेंगे। लेकिन अब ये काटने में आपको दिक्कत होगी, तो हम क्या करेंगे, हमें साजू का माइनस करना है। तो हम इसको पहले माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे तो 13 माइनस 12/2, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 हो गया। और हमें सिर्फ साजू का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यही 1/2 को 60 से भाग देंगे। तो 60 1/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये इससे गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा 120। तो साजू इस काम को 120 दिनों में पूरा कर पाएगा। ये बात आपको समझ में आई या नहीं। देखिए हमें आधा करना था, इसको 13 को माइनस आधा करना था और हमें साजू का 1 ही चाहिए था। तो हमने क्या किया, जब इसको माइनस करना हुआ तो हमने इसको सीधे यहाँ पे 2 से, क्योंकि 2 नीचे आके यहाँ पे भाग देना, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से 1/2 आ गया। और 1/2 आने के बाद जो हमें एक व्यक्ति का ही हमें निकालना है, तो हमें 1/2 एक व्यक्ति का मिल गया, यानी आधा काम वो कर पाता है। तो आधा काम करने में उसे कितने दिन लगने वाले, भाई जब वो एक दिन में आधे काम करेगा तो बहुत सारे दिन लगेंगे। तो बस हमें क्या करना है, टोटल जो वर्क था 60, तो 60 से हमने 1/2 को डिवाइड किया तो 2 ऊपर चला गया, तो 120 डेज। यानी जब आधा आधा रोज काम करेगा तो बहुत सारे दिन लगेंगे। बहुत सारे दिन मतलब 120 डेज, यानी 120 दिन उसको लग जाएंगे काम करने में। किसको, साजू को। तो साजू से पूछा गया था कि साजू ही पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। हाउ मेनी डेज साजू विल कंप्लीट द होल वर्क। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ वर्क एंड टाइम को शुरू ही किया है। अभी तो इससे रिलेटेड 4 से 5 वीडियो आपको मिलेंगे, ताकि आपका वर्क एंड टाइम पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। अभी अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे हैं और अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। तो इसके बाद आप फटाक से
हम डिस्क्रिप्शन में जाइए, PDF को वहाँ से ले लीजिए, मतलब डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम पे जाकर PDF को ले लेंगे और PDF को लेके ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, नहीं आएगा समझ में, वहाँ पे फिर से आपको वीडियो पे आके अपना चेक करना है। आई होप कि आपको मेरा ये तरीका पसंद आया होगा और इसी तरीके से हम मैथ को आपकी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करेंगे उनके लिए जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, बिल्कुल जीरो लेवल पे, जिन्हें मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आती, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। आई होप कि गर्ल्स को ही प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, बट कभी कभी बॉयज़ को भी हो जाती है। तो आप जो भी हो, आप आराम से मैथ को यहाँ पे हमारी पूरी सीरीज हम कोशिश करेंगे लाने की, बस आप सपोर्ट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।